नमस्कार। मैं अपने इस वीडियो को पुराने वीडियो से आगे जो कर रही हूँ, अर्थात हमने पिछले वीडियो में अंतर नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अंतर नियम में जो परिवर्तन किया जाता है उसकी क्या सीमाएं हैं या क्या प्रतिबंध हैं, किन प्रतिबंधों के अंतर्गत हम अंतर नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि अंतर नियम में हम सामान्यतः परिवर्तन कर सकते हैं, तो किन प्रतिबंधों के अंतर्गत हम परिवर्तन कर सकते हैं उसे आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे। परिवर्तन दो प्रकार के हैं, एक तो वैधानिक प्रतिबंध और दूसरा है न्यायिक प्रतिबंध। तो पहले हम लेंगे वैधानिक प्रतिबंध। स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस के क्या वैधानिकताएं हैं जिनके अंतर्गत कंपनी अपने अंतर नियमों का परिवर्तन करेगी या परिवर्तन करते समय किन नियम वैधानिक नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहला है कंपनी अधिनियम के अधीन एवं अनुकूल हो। कंपनी जब अपने अंतर नियम में परिवर्तन करेगी तो सबसे पहला है कि वह कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुकूल एवं उसके अधीन होना चाहिए। कोई भी ऐसा परिवर्तन न हो जो कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर दे। दूसरा है आपका सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। हमने देखा था कि सीमा नियम कंपनी का मुख्य डॉक्यूमेंट है और सीमा नियम का जो पूरक है वह है कंपनी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एक कंपनी जब अपने अंतर नियम में परिवर्तन करती है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह परिवर्तन सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अधीन भी किया जाए। कोई भी ऐसा परिवर्तन न हो कि जो सीमा नियम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो या उसके बाहर किया गया हो। परिवर्तन सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अधीन किया जाना चाहिए। तीसरा है विशेष प्रस्ताव पारित करना। परिवर्तन के लिए कंपनी को परिवर्तन कंपनी तभी कर सकेगी जबकि कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। बिना विशेष प्रस्ताव पारित किए एक कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों का परिवर्तन करते समय पालन करना अनिवार्य होगा। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के अंतर नियमों में जब भी परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन हेतु जो भी प्रावधान है, जो भी प्रक्रिया निश्चित की गई है उसका पालन करना कंपनी के लिए आवश्यक होगा। परिवर्तन करने के लिए यदि केंद्रीय सरकार की अनुमोदन की आवश्यकता है तो एक कंपनी अपने अंतर नियम में तभी परिवर्तन कर सकती है जब वह केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे। बिना अनुमोदन के कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन नहीं कर सकती है। एक कंपनी अपने अंतर नियम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे कंपनी के सदस्यों, कंपनी के अंशधारियों या कंपनी के संबंधित किसी भी पक्षकार के दायित्व में वृद्धि होती है। कोई भी ऐसा परिवर्तन मान्य नहीं होगा जो कंपनी से संबंधित पक्षकारों के दायित्व में वृद्धि करता है। कंपनी केंद्रीय सरकार में हो रहे अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकने हेतु अंतर नियमों में परिवर्तन करने का आदेश निर्देश प्राप्त कर सकती है। या हम यह कहें कि यदि कंपनी में कोई अन्याय एवं कुप्रबंध हो रहा है
तो केंद्रीय सरकार कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन जो केंद्रीय सरकार के अभिकरण के निर्देश से परिवर्तित हो, ऐसा किया जा सकता है। परिवर्तन होने के बाद, या हम यहां पर यह कहें कि केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से कंपनी उसके नियमों का पालन करते हुए ही अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। जब एक कंपनी अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर लेती है तो उसे परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि को कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना होगा, उसे पंजीकृत करवाना होगा, और जब कंपनी रजिस्ट्रार इसका पंजीकरण कर लेता है उसके बाद ही कंपनी का अंतर नियम परिवर्तित हुआ माना जाएगा। तो इसके लिए पंजीयन आवश्यक है, और परिवर्तन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब परिवर्तित हो जाता है अंतर नियम, तो कंपनी को, कंपनी से संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों को सबको परिवर्तित अंतर नियम की कॉपी उपलब्ध करानी होगी, तथा यदि कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी के अंतर नियम की मांग करता है तो उससे भी निर्धारित शुल्क लेकर परिवर्तित अंतर नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी। ये तो थे हमारे वैधानिक प्रतिबंध जो कानून के द्वारा, हमारे कंपनी अधिनियम के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरा हमने लिया था कि कुछ न्यायिक प्रतिबंध भी हैं। न्यायिक प्रतिबंधों से आशय है कि जब विभिन्न पक्षकारों के मध्य वाद विवाद प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय ने अपने निर्णय देते समय विभिन्न न्यायाधीशों के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि सामान्य रूप से यदि इन प्रतिबंधों का पालन भी कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन करते समय कर ले तो किसी भी प्रकार के वाद उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो न्यायिक प्रतिबंध हैं वो न्यायालयों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी पालना प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर नियम में परिवर्तन करते समय पालना करनी चाहिए। ये जो है परिवर्तन कंपनी के हित में होने चाहिए। इसका मतलब है कि यदि कोई भी कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन करती है तो उससे कंपनी का हित होना चाहिए। परिवर्तन अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा परिवर्तन ना हो जिसमें जो अल्पसंख्यक अंशधारी हैं, जो बहुत ही कम अंशों के धारक हैं, उनके हितों के साथ कपट करने वाला कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होना चाहिए। परिवर्तन से तीसरे पक्षकार के साथ हुआ अनुबंध भी भंग नहीं होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा न हो जिससे किसी तीसरे पक्षकार के साथ किया गया कोई जो अनुबंध है वह अनुबंध समाप्त हो जाए। परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन भी नहीं होना चाहिए। सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावित नहीं हो सकते हैं और परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन नहीं किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। ये था हमारा कुछ न्यायिक प्रतिबंध जिनकी पालना होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बाध्य है, इसके लिए ऐसा नहीं है। ये था हमारा पार्षद अंतर नियम। इस चैप्टर में आपका सबसे अंतिम भाग है रचनात्मक सूचना एवं आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। दो चीजें हैं, एक तो रचनात्मक सूचना कंस्ट्रक्टिव नोटिस और दूसरा है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। पहले हम लेंगे रचनात्मक सूचना कि क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है।
रचनात्मक सूचना कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उन्होंने कंपनी के साथ व्यवहार करने से पहले इसे पढ़, सुन या समझ लिया है या कंपनी के साथ अनुबंध करने से पहले इन्होंने इसे पढ़ा, सुना या समझा हो, इसे हम रचनात्मक सूचना कहते हैं। इसकी हम एक परिभाषा लेंगे। सामान्य रूप से रचनात्मक सूचना कंपनी के सीमा नियम व अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख हैं। ये एक सोशल डॉक्यूमेंट्स हैं। अतः यह एक सामान्य तथ्य है कि किसी सम्मिलित कंपनी से व्यवहार करने वाले अंशधारी तथा अन्य बाह्य व्यक्तियों को इन प्रलेखों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है कि रचनात्मक सूचना वे सूचनाएं हैं जो सामान्य रूप से उपलब्ध हो सकती हैं और जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ संबंध स्थापित करता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसके द्वारा कंपनी के बारे में जो भी सामान्य जानकारी है वो प्राप्त कर ली गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी के जो सीमा नियम और अंतर नियम हैं वे मांगे जाने पर उपलब्ध कराए जाते हैं या जब भी इनमें परिवर्तन होता है तो कंपनी का दायित्व है कि कंपनी के परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स की सूचना समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, अंशधारियों या वे व्यक्ति जो कंपनी के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित शुल्क के आधार पर कंपनी द्वारा उनको मांगे जाने पर उपलब्ध करा दी जाती है या कराई जाएगी। इसे हम कहते हैं रचनात्मक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस या रचनात्मक सूचना इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो विषय सामग्री है उसका अध्ययन करने के बाद कोई भी व्यक्ति यह निर्णय ले सकता है कि उसे उस कंपनी के साथ व्यवहार करना है या नहीं करना है। अर्थात जिस सूचना को पढ़कर हम कोई निर्णय ले सकते हैं उसे हम रचनात्मक सूचना कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु को पढ़ने के बाद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, हमको वह समझ में नहीं आता, तो उसका पढ़ना न पढ़ना हमारे लिए बराबर है। लेकिन जब हम किसी का अध्ययन करने के बाद किसी प्रपत्र का हम ये निर्णय ले सकते हैं कि वह हमारे हित में है या अहित में है, हमें निर्णय लेना है या नहीं लेना है, हमें अनुबंध करना है या नहीं करना है, तो इसे हम रचनात्मक सूचना कहते हैं। इसी से संबंधित है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में पहले आपको आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत समझा दूं कि जब हमने इन सूचनाओं को पढ़ लिया और उसके बाद किसी कंपनी के साथ व्यवहार किया तो हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी ने कार्य करने की अपनी जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, कंपनी उन नियमों का पालन कर रही है। जैसे कंपनी का सीमा नियम या अंतर नियम में परिवर्तन करने के लिए संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव होगा, कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव होगा, कंपनी ने अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ये कंपनी के कुछ कार्य व्यवस्थाएं हैं। तो जब कोई कंपनी का बाहरी व्यक्ति कंपनी के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो कंपनी के हेड ऑफिस जाकर उसे यह ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कंपनी ने सीमा नियम और अंतर नियम में परिवर्तन करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित किया था या नहीं किया था,
कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया या नहीं किया, कंपनी अपनी सभाओं के मिनट्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, समस्त सूचनाएं जो आवश्यक हो कंपनी के द्वारा कंपनी के अंशधारियों या ऋण पत्रधारियों को प्रेषित की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी अपने नियमानुसार उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार ही कार्य कर रही है। इसे हम आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने फीस जमा कराई। फीस के हेड में आपने देखा होगा कि कुछ राशि इंश्योरेंस की होती है, कुछ गवर्नमेंट अकाउंट में जाती है, सरकारी खाते में जाती है, कुछ आपके बॉयज फंड में जाती है, कुछ राशि यूनिवर्सिटी की होती है और कुछ राशि कॉलेज के विकास के लिए विकास निधि की होती है। तो आप जब फीस जमा कराते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि ये जो फीस है, आपकी फीस का हर हिस्सा जहां जहां जाना है वहां चला जाएगा। या आप इसकी जांच करते हैं आकर कि मैंने जो फीस जमा कराई थी उसका मेरा हिस्सा यूनिवर्सिटी को गया या नहीं, सरकारी खाते में गया या नहीं, यह हम जांच नहीं करते। हम यह मानकर चलते हैं कि जो कार्य निर्धारित विधि से होना है, नियमों से होना है, उस नियमानुसार उस कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। इसे हम आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो एक कंपनी के अंतर्गत आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यह बताता है कि कंपनी अपने नियमानुसार कार्य कर रही है। कोई भी बाहरी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह मानकर चला जाता है कि यहां पर कार्य नियमानुसार हो रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कंपनी के द्वारा आंतरिक उसके जो नियम है कार्य नियमानुसार नहीं हो रहा है या कोई गलत हो रहा है, उसे संदेह होता है या संदेह की आशंका होती है या कपट होता है, तो ऐसी स्थिति में वह आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। या हम यह कह सकते हैं कि वे अपवादजनक स्थितियां होती हैं जिसमें एक व्यक्ति कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की जांच करने की मांग कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनकी फीस का निर्धारित हिस्सा जो विश्वविद्यालय को जाना था वह नहीं गया है, तो उनका प्रतिनिधि कॉलेज के ऑफिस में आकर इस बात की जांच कर सकता है कि जो फीस से राशि प्राप्त हुई वह निर्धारित फंड्स में भेजी गई या नहीं भेजी गई। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये जांच का अधिकार नहीं होता है। तो इस स्थिति के या हम यह कहें कि जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है वह यह कहता है कि प्रत्येक संस्था, प्रत्येक कंपनी अपने सीमा नियम और अंतर नियम में जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप कार्य कर रही है। यह आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ अपवादजनक स्थितियां हैं जिन्हें मैं आपको बता देती हूं। पहला, जब अनियमितता की जानकारी हो। हमें जानकारी है कि कार्य अनियमित है तो हम जांच कर सकते हैं। यदि व्यवहार करने वाला व्यक्ति आंतरिक प्रबंध का अंग या हिस्सा हो तो ऐसी स्थिति में जांच की जा सकती है। जब कार्य प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर हो तब भी जांच की जा सकती है। जालसाजी या कपट की दशा में की जा सकती है। लापरवाही की दशा में की जा सकती है। लापरवाही का जैसे एग्जाम्पल फॉर केस मैं आपको ही बता दूं
कि आपकी फीस आने के तुरंत पश्चात इंश्योरेंस का पैसा भेजना होता है। यदि कॉलेज प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय पर वह पैसा न भेजा जाए और किसी छात्र के साथ कैजुअलिटी हो जाए तो ऐसी दशा में उसे भुगतान प्राप्त नहीं होता है। तो यदि कार्य में लापरवाही की जाती है कॉलेज प्रशासन के द्वारा तो ऐसी स्थिति में आप कॉलेज के आंतरिक व्यवस्था की जांच करने के अधिकारी होते हैं। जब जांच पड़ताल करना अनिवार्य हो और लास्ट हम लेंगे जब कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ हो तो इन दशाओं में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं। हमने आज के वीडियो में पढ़ा है कंपनी के अंतर नियम क्या है, कंपनी के अंतर नियम की विषय सामग्री में किस चीज को प्रयुक्त में लेते हैं, कंपनी की विषय सामग्री में परिवर्तन किया जा सकता है, किन प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जा सकता है और रचनात्मक सूचना और कंपनी के आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।